सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि वालिन फाइनली हम लोगों का एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर में पहुंच चुका है एंड वहां पे उसकी मुलाकात होती है याओ शीशु से। इसके बाद याओ शीशु से लेके जाती है जनरल डीमन के पास में, जहां पर वालिन ने वहां पे सीधा कह दिया कि मुझे चाहिए एक आउटर पोजीशन, जिसके लिए डीमन जनरल ने कहा कि मेरे एक हमले को रोक दो और वो तुम्हें मिल जाएगा। जिसके बाद उसने वालिन के ऊपर में अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल इंटेंट को इस्तेमाल किया, जो कि 10 कोलैप्सेस होने वाले थे, जिनमें से वालिन ने 3 को वहां पर रोक तो दिया था, लेकिन चौथा कुछ ऐसा था जिसे कोई भी मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर नहीं रोक सकता। एंड उसी दौरान ये वीडियो हम लोग की वहीं पर एंड हो गई। तो अब आगे वालिन ने उन तीनों कोलैप्सेस को तो वहां पर रोक दिया था, लेकिन जैसे ही वो चौथा वाला आ रहा था तो इसकी पावर्स पहले वाले से बहुत ज़्यादा ही थी, जिस वजह से वालिन ने वहां पर अपने लाइफ फोर्स सील्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वालिन के पास में वो जो भी ग्रे फॉक्स थे उसको वो कवर अप कर लेती है, लेकिन उस फोर्थ कोलैप्स की पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि उसने वालिन को तकरीबन 1000 फीट पीछे की तरफ धकेल लिया। इस दौरान वालिन बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। इनफैक्ट उसके वो जो 2 लाइफ फोर्स सील्स थे वो भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए, उनमें से सिर्फ आधा वहां पर बचा हुआ था। जिसके बाद वालिन अब बस हार मानने ही वाला था कि उसके पास में अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है कि वो इन चीज़ों को रोक पाए। तभी सडनली उसे मिलती है एनलाइटमेंट। उसे याद आता है अपनी पुरानी बातें, जिस दौरान उसने देखा था कि किस तरीके से ज़ोई मरते समय अपनी बर्निंग सोल के दौरान उसे एनलाइटमेंट मिलती है, जिसके बाद उसने वहाँ पर कम बैक किया। एंड वालिन को यहाँ पे उस चीज़ के बारे में याद आती है। फिर उसके बाद वालिन को समझ आता है कि ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ फेथ का है। एक्चुअली में ये जो बैटल एलिट उसके सामने है, ये सिर्फ और सिर्फ फेथ और बिलीव के भरोसे ही चलती है। ये जितने कल्टिवेटर्स को हराएगी ये इतना ही ज़्यादा पावरफुल होते जाएगी। एंड इस दौरान तक वालिन समझ जाता है कि यहाँ पर वालिन की हार नहीं हो रही है, बल्कि उस बैटल इंटेंट की जीत हो रही है, जिस वजह से वालिन ने अब सोच लिया कि अब वो अपना पूरा 100% देगा। जिसके बाद वालिन के बॉडी के अंदर से काफ़ी तेज डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज वहाँ पर रिलीज होना शुरू हो गई। इनफैक्ट उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया फिंगर ऑफ डेथ को। फिंगर ऑफ डेथ वो पहले भी इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन इस दौरान ये उससे बिल्कुल अलग था। इसके बॉडी के अंदर से जितनी भी डिमोनिक एनर्जीज थी वो सभी उसके फिंगर के टिप के ऊपर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है एंड वालिन इसी के साथ हमला बोल देता है। इस दौरान इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा ही थी। इसने लिटरली वहाँ पे 3 से 4 कोलैप्सेस को एक ही झटके में तोड़ दिया, जिसके साथ साथ यहाँ पे लगातार उन सभी को तोड़ने के बाद वो पहुँच जाता है 7वें कोलैप्स के पास, जहाँ पर जैसे ही वो 7वें कोलैप्स का कॉन्टैक्ट इसके फिंगर के साथ में होता है तो उसके अंदर से एक अलग टाइप की गोल्डन रोशनी वहाँ पे रिलीज होती है एंड उसने वालिन की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लिया। जिसके बाद वालिन की बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर एक तरीके का ब्लैक शैडो बन जाती है एंड वालिन ने यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से उस 7वें सर्कल को भी वहाँ पे तोड़ दिया। इसे तोड़ने के बाद वालिन जैसे ही 8वें की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे डीमन जनरल भी खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो इस चीज़ को तोड़ देंगे और वो इसकी अप्रिसिएशन वहाँ पे दिखा रहे थे। लेकिन तभी सडनली वालिन वहाँ पे रुक जाता है और 1000 फीट पीछे की तरफ हट गया। इस चीज़ को देख के यहाँ पे डीमन जनरल बहुत ज़्यादा ही चौंक गए, क्योंकि उन्होंने और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। तभी वहाँ पे वो सोचते हैं कि ये वालिन का खुद का डिसीजन है तो इसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद डीमन जनरल जाके वालिन से बातचीत करते हैं एंड उस दौरान उन्होंने बताया कि मेरा नाम युन लू हाई है एंड इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि आज से 7 दिनों बाद तुम्हें तुम्हारा खुद का ट्रूप्स मिल जाएगा, तब तक के लिए जाके तुम आराम करो और चिल मारो। एंड ऐसा कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे याओ शीशु के साथ में थोड़ी सी बात करने की सिचुएशंस क्रिएट होने वाली थी, लेकिन वालिन उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मारता है, वो वहाँ से चला जाता है। मतलब उसने लड़की को एकदम भाव भी नहीं दिया। इसके बाद ही हम लोग को सीन दिखाया जाता है एक इन का, यानी कि कहीं पे पैसे दे के तुम रह सकते हो। उसके अंदर मैं वाली बैठ के कल्टीवेट कर रहा था एंड तकरीबन वो 4 दिन और 4 रातों से वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था। इसी दौरान हमें ये भी पता चला कि 13 और हु पाओ भी उसके बगल वाले रूम में ही है, क्योंकि वहाँ पे वालिन ने उन्हें अपने डिवाइन सेंस से बुला लिया था जब वो यहाँ पर वापस आया। इसके बाद ही वहाँ पे वो जैसे ही कल्टीवेट कर लेता है तो वो वहाँ से बाहर निकला एंड हु पाओ से 13 वहाँ पे फॉलो भी कर रहे थे। इसके बाद वो सिटी के अंदर में घूमना शुरू कर देता है। वो तीनों जब इस सिटी के अंदर में वहाँ पे घूम फिर रहे थे तब वालिन को वहाँ पे एक वाइन शॉप देती है, जिसके अंदर में उन्हें इनविटेशन है तो वो लोग बैठ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे उसे ऑफर दिया गया कि अगर आप यहाँ पे 3 बॉटल्स को पी लेते हो तो आपको फ्री मिलेगा। जिसके बाद वालिन ने यहाँ पे उन्हीं वाइन्स को ऑर्डर दे दिया और वालिन को वहाँ पे 13 ने थोड़ा सा सर्व किया। और वालिन जैसे उस वाइन को वहाँ पे पीता है तभी सडनली उसे कुछ याद आने लगता है और उसे लगता है कि ये वाइन का टेस्ट उसने पहले भी पिया हुआ था और उसे अच्छी तरीके से पता था कि ये टेस्ट किससे फैमिलियर है, जो कि था दान्यू से। ये जो वाइन थी ना वो वालिन को पूरी तरीके से मोहित करना शुरू कर देती है। उसे पूरी तरीके से याद आने लगा सुजाकू प्लांट के बारे में। एक एक करके उसने कई सारे प्यालियाँ यहाँ पे पी ली, जिसके बाद उसका बॉडी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसके बॉडी के अंदर की जो भी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज थी वो वहाँ पे पूरी तरीके से सप्रेस हो गई और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज बाहर आने लगती है
और वालिन का यहाँ पे मन कर रहा था कि वो इन सभी चीज़ों को छोड़कर यहाँ से चला जाए, बस अपने प्लैनेट सुजाकू पर वापस चला जाए जहाँ पर इसका जन्म हुआ था, जहाँ पर ये पला बड़ा। वालिन को इस सिचुएशन में देख के वहाँ पे हू पाओ काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि आखिर एंसेस्टर को हुआ क्या है। तभी सडनली वहाँ पे कुछ 7 पावरफुल कल्टिवेटर्स जो कि सोल्जर्स थे एक्चुअली में, वो सभी उसके अंदर में एंटर करते हैं। जैसे ही वो लोग उस रेस्टोरेंट में एंटर किए तो आसपास में जो भी गेस्ट वगैरह थे यानी कि कस्टमर्स, वो सभी उस रेस्टोरेंट को छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों ने कई सारे टेबल्स को एक साथ में इकट्ठा किया और वो वहाँ पर खा पी कर मौज करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक सोल्जर ने बताया कि कमांडर, एक नया कमांडर हमारे पास में आने वाला है, सुनने में आया है, और आपका डिमोशन हो गया, वाइस कमांडर आपको बना दिया गया। तो इस चीज़ को सुन के ऑफकोर्स वो कमांडर की चलेगी, क्योंकि प्रमोशन के नाम पर डिमोशन हो जाए बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद उसने कहा कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला, मैं ज़रूर उसके साथ में लड़ूंगा, और अगर मैं बाई चांस हारने की कगार पर आया तो मैं वहाँ पर इमॉर्टल स्लेइंग फॉर्मेशन को भी यूज़ करने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। एंड इस दौरान ये जो कल्टीवेटर था वो वालिन की तरफ में गौर कर चुका था कि इस कल्टीवेटर के अंदर में कुछ तो अजीब बात है, जिस वजह से उसने इससे पहले 2 बोतल से उसकी तरफ में फेंका ताकि वो कुछ रिएक्ट करे और इसे उसके बारे में कुछ पता चल पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड जब इसने तीसरी बोतल वालिन के मुंह की तरफ में फेंक दिया तो 13 यहाँ पे खुद को रोक नहीं पाता एंड उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन ये इतनी ज़्यादा फोर्स से वहाँ पर फेंका हुआ था कि लिटरली वहाँ पे 13 घायल हो गया सिर्फ उस बॉटल को पकड़ने की वजह से। मतलब ये जो कमांडर नज़र आ रहा है इसकी भी थोड़ी मोड़ी पावर्स तो है ही। 13 इस दौरान तक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे चिल्ला पड़ा था, जिस वजह से वहाँ पे वो जो 6 डीमन सोल्जर्स थे वो लोग उठ के इसके साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान तक हू फ्लैग भी अपने सोल फ्लैश को निकल के तैयार था कि अब तो मुंह फाड़ ही देंगे। लेकिन तभी वहाँ पे जैसे ही वो सभी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज को रिलीज करना शुरू करते हैं, तभी वालिन के माइंड का हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वालिन अभी कहाँ पर बेहोश है। हम लोग को पता चलता है कि वालिन एक्चुअली में डिमोनिक आइडियल्स के बीच फंस चुका है, जो कि किसी भी कल्टीवेटर के अंदर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। एंड ड्यू टू सम रीजंस कल्टीवेटर्स इस चीज़ को बहुत बार रोक भी नहीं पाते एंड ये उनके दाव को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड दाव को इफेक्ट करना मतलब उसके दाव हार्ट पे भी काफ़ी बुरा असर होगा। इसी दौरान हमें ये बात पता चला कि ये सिर्फ वालिन के ऊपर में नहीं हो रहा, बल्कि पहले के ज़माने में कई सारे कल्टीवेटर्स के ऊपर होता था। एंड उस दौरान जब कल्टीवेशन अलायंस नहीं थी तब ऐसा मानना था कि ये सभी डिमोनिक स्पिरिट्स या फिर एंटिटीज़ होती है जो कि हेवेंस में हर जगह पे अवेलेबल होती है। एंड जो भी कल्टीवेटर्स हेवेंस को कल्टीवेट कर रहे होंगे ये उनकी बॉडी को कंट्रोल करने का ट्राई करती है। लेकिन लेटर ऑन हम लोगों को जब कल्टीवेशन अलायंस यहाँ पे नज़र आना शुरू हुआ तब उन्होंने इस चीज़ को घोषित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में ये सभी डिमोनिक आइडियल्स हैं जो कि किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर अपने आप ही उत्पन्न होते हैं ड्यू टू सम डिजायर्स या फिर कोई अपने ही पर्टिकुलर रीजंस की वजह से। जिसके बाद सभी लोगों को अपनी अपनी बॉडी के अंदर में इस चीज़ को खुद ही सप्रेस करना पड़ता है। एंड इस दौरान तक वालिन के बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। उसके बॉडी के अंदर से डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज काफ़ी तेज़ी से रिलीज होना शुरू हो गए एंड उसके सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ में कंबाइन होने लगते हैं। एंड मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बता रखी है कि डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को एक तरीके का एड देती है, यानी कि हेल्प करती है उसे और भी ज़्यादा पावरफुल और ग्रो करने में। जिस वजह से वालिन चाहे तो इन दोनों को यहाँ पे फ्यूज़ भी कर सकता था, लेकिन वालिन यहाँ पे फ्यूज़ नहीं करता, बल्कि एक्चुअली में वो जो 6 डिमोनिक सोल्जर्स वहाँ पे थे उन लोगों के स्पिरिचुअल एनर्जीज को ये उल्टा अब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद वालिन ने उसकी सभी के सभी एनर्जीज को यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लिया एंड इस दौरान वालिन का मन पूरी तरीके से शांत हो गया एंड वो यहाँ पे उठ खड़ा होता है। और अगर तुम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वालिन बिल्कुल यहाँ पे मुंह फाड़ने वाला मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वालिन ने 13 हू पाओ को लिया, चुपचाप यहाँ से निकल के चला जाता है। लेकिन जैसे वो गेट के पास में पहुंचा तभी वो कमांडर ने एक हल्का सा वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी से स्वॉर्ड्स लाइफ का कुछ क्रिएट करके उसके ऊपर में हमला किया। लेकिन वालिन ने अपने बॉडी के आसपास में जो विंड्स थी उनको कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर में हमला किया, जिस वजह से वो काउंटर हो जाता है। एंड यहाँ पर उसने कहा कि हम बाद में मिलेंगे। एंड शायद से वालिन जानता था कि ये कौन है, लेकिन वो कमांडर नहीं जानता था। इसके बाद वालिन अपने वापस से उसी इन में आ चुका था और वहाँ पे कल्टीवेट करने लगता है। इस दौरान उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी जगहों पर वो डिमोनिक आइडियल्स नजर आ रहे थे वालिन उन्हें एक एक करके ढूंढ रहा था अपने डिवाइन सेंस की मदद से एंड उन सभी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। पूरी रात उसने ऐसा किया। सुबह के टाइम तक उसके सामने में 3 कॉटन बॉल्स टाइप की चीज़ें खड़ी थी जो कि वही डिमोनिक आइडियल्स थे। वालिन ने उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसे रख लेता है कि इन फ्यूचर वो किसी न किसी तरीके का काम में आ जाएगा। इसके बाद वालिन जैसे ही वहाँ पे बैठा हुआ था तभी वहाँ पे 13 बोलता है कि कोई आपसे मिलने के लिए आया है और हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में डीमन जनरल का स्टीवर्ट है। यहाँ पर वालिन ने उसे एक टोकन निकाल के दिया, जिसे देखने के बाद वो वहाँ पर एक अलग टाइप का स्पिरिचुअल एरे यानी कि ट्रांसफर एरे को क्रिएट कराता है, जिसके बारे में उसने बताया कि ये आप कल्टीवेटर्स के जो स्पिरिचुअल या फिर ट्रांसफर एरे होते हैं ये उनसे बिल्कुल अलग है। ये डायरेक्टली किसी भी पिन पॉइंट से कहीं पर भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है एंड इसे पर्सनली डीमन एम्परर ने बनाया है। इसके बाद यहाँ पे 13 वालिन और उसके साथ में हू पाओ ये तीनों स्पिरिचुअल एरे के अंदर में एंटर कर जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एक ही झटके में ट्रांसफर हो गए एक दूसरे जगह पर।
वहाँ का सिचुएशन बिल्कुल अलग टाइप का नज़र आ रहा था। एक मिलिट्री बेस कैंप टाइप का होता है उस तरीके का था। 50 किलोमीटर का रेडियस था, काफ़ी बड़े-बड़े वहाँ पे आस-पास में वॉल्स वगैरह खड़े किए गए थे। एंड वालिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो कुछ खास खातिरदारी नहीं होती। उसने देखा कि उसके सामने में तकरीबन 10,000 सोल्जर्स से भी ज़्यादा सोल्जर्स खड़े हैं। एंड हर एक रेजिमेंट के अंदर में हज़ार-हज़ार सोल्जर्स थे। एंड टोटल वहाँ पे 10 ऐसे रेजिमेंट्स थे। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो एक कल्टीवेटर एक घोड़े टाइप के बीस्ट के ऊपर में बैठ के काफ़ी तेज़ी से उसके सामने में पहुँच जाता है। एंड इस दौरान वो जो सभी के सभी वहाँ पे डीमन सोल्जर्स थे, उन लोगों ने उसे रास्ता भी दे दिया। तभी हमें पता चलता है कि ये कल्टीवेटर कोई और नहीं था बल्कि वही था जो कि कल रेस्टोरेंट में वालिन से मिला था। इस दौरान उसने वालिन को कुछ भी नहीं कहा, वो बिल्कुल ठंडे दिमाग में था क्योंकि स्टीवर्ड वहाँ पे था, जिस वजह से यहाँ पे वो चुपचाप रहता है। इसके बाद ये स्टीवर्ड ने इस पुराने कमांडर से कहा, इसके साथ-साथ इसका नाम भी हमें पता चलता है कि इसका नाम सीमा यान है। एंड उसने कहा कि न्यू कमांडर को तुम ग्रीट करो, जिसके बाद उसने यहाँ पे थोड़ा-सा करते हुए कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे स्टीवर्ड बोलता है कि मुझे वापस से जनरल के पास जाना है, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वालिन ने यहाँ पे सभी रेजिमेंट्स को बोला कि तुम वापस अपनी कल्टीवेशन में चले जाओ, लेकिन वो लोग वालिन की एक बात नहीं सुनते। जिसके बाद यहाँ पे वालिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता, बल्कि उसने यहाँ पर एक चक्कर लगाया और पहले रेजिमेंट से लेकर 10वें रेजिमेंट तक वहाँ पे गया। इसके साथ यहाँ पे वो दोनों भी थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पे कवर कर देते हैं पूरा, तो वो सभी के सभी काफ़ी तेज़ी से वालिन के ऊपर में हँसने लगे। मतलब वो लोग इनडायरेक्टली यहाँ पे वालिन को ट्रोल कर रहे थे। इस चीज़ को देख के 13 हू पाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन कोई सुनेगा कैसे? तो वालिन वहाँ पे उन दोनों को ठंडा करके रखा था, जिस वजह से वालिन वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान यहाँ पे सीमा यान उन सभी को बोलता है कि जाओ अपनी-अपनी कल्टीवेशन और प्रैक्टिस में चले जाओ, जिसके बाद वो लोग चले गए। इस चीज़ को देख के वहाँ पे हू पाओ ऑलरेडी गुस्सा हो रहा था कि उसकी वालिन यानी कि एंसेस्टर की इज़्ज़त नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स वो भड़केगा ही। लेकिन वालिन यहाँ पे उन सभी को शांत करा के रख रहा था। वालिन उसी जगह के कोने की तरफ पे पहुँचता है तो वहाँ पर देखा कि एक घर ऑलरेडी क्रिएटेड था जिसके ऊपर में सीमा यान लिखा हुआ है, मतलब सीमा यान इसी के अंदर में कल्टीवेट करता है। लेकिन उसके पास में एक और घर था जिसे पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया गया था। मतलब जिसके अंदर में वालिन रुकने वाला था, उन लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन वालिन यहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो चुपचाप वहीं पर जाके खुले में बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। एंड उसके साथ उसने यहाँ पे हू पाओ एंड 13 को भी बैठा दिया, जिसके बाद अपने-अपने कल्टीवेशन में सभी लोग लग गए। एंड वहाँ पर 13 जायंट डीमन क्लाइंट की बॉडी रिफाइनमेंट को फिर से कंटिन्यू करने लगता है। ऐसा करते हुए तकरीबन उन लोगों को पूरा दिन बीत गया एंड वो लोग अभी तक कल्टीवेट ही कर रहे थे, लेकिन सिंपली नहीं हो रहा था। यहाँ पे वो जो भी डिमोनिक सोल्जर्स वगैरह थे, वो लोग इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, बार बार छेड़ रहे थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे वालिंग कर दे, लेकिन वालिंग कुछ भी नहीं करता। इस चीज़ को देख के वहाँ पे सीमा यान भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा कि आखिर वालिन इतना ज़्यादा ठंडा कैसे हो सकता है। मतलब उसकी जो साइलेंस है वो वहाँ पे उसे डरा रही थी। इसके बाद ही वालिन जब कल्टीवेट कर रहा था, तब वो एक-एक करके सभी लोगों को नोटिस कर रहा था कि आखिर इन रेजिमेंट्स के अंदर में झोल क्या है। पता चलता है कि सभी रेजिमेंट्स के पास में अपने एक छोटे-छोटे लीडर है, जिनका कंट्रोल सीमा यान के पास में है। एंड सीमा यान ने ज़रूर ऐसा कुछ कहा होगा जिस वजह से वो सभी सोल्जर्स इनका बात नहीं मान रहे। जिसके बाद वालिन यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, बस ऑब्जर्व कर रहा है। उन्हें पता चला कि इसके अंदर में कई सारे कल्टीवेटर्स कोर फॉर्मेशन यानी कि रैंक 30 के आसपास में है एंड कुछ 100 के आसपास में भी है। मतलब स्टिल वालिन से वो लोग बहुत ज़्यादा ही दूर है। ये लोग जितनी बार वालिन को वहाँ पे छेड़ते, हू पावर 13 अलग ही गुस्सा होता, लेकिन वालिन उन लोगों को शांत कर रखा था। तकरीबन एक दिन कल्टीवेट करने के बाद वालिन ने यहाँ पर एक अलग टाइप का स्पिरिचुअल जेड को निकाला और वहाँ पे 13 को बोल दिया कि तुम इसे याद करो। एंड जब वो लोग इसे याद करना शुरू किए, तब तक इन लोगों को कल्टीवेट करते हुए 3 दिन बीत चुका था। एंड इस दौरान यहाँ पे सीमा यानी एक जगह पे बैठ के कुछ सोल्जर्स के साथ में गपशप लड़ा रहा है। एंड वो पूछ रहा है कि आखिर ये इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है, इसे जल्द से जल्द भड़काने का कोई प्लान बनाओ। तुम लोगों को क्या लगता है कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर में ऐसा क्यों है सब चीज़ें। वो लोग सभी लोग वहाँ पे कंफ्यूज थे, कुछ कुछ और बक रहा है, कुछ कुछ और बक रहा है। एंड सब लोग अभी भी कंफ्यूज है कि वालिन इतना कैसे शांत हो सकता है। लेकिन 3 दिन बीत चुके थे एंड उन लोगों ने अभी तक वालिन को गुस्सा नहीं दिलाया। और यहाँ पे हू पाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो भी शांत बैठा हुआ है। लेकिन फाइनली 3 दिनों बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर एक रेजिमेंट जिसका लीडर का नाम सुन था, वो उसके सामने में आता है और वालिन के सामने में वहाँ पे थूक देता है। एंड थूकते हुए उसने यहाँ पे वालिन को कहा, बकवास, ट्रैश, कचड़ा हो तुम बिल्कुल। इस दौरान वालिन के दोनों चेले वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन वालिन ने फाइनली 3 दिनों बाद अपनी आँखों को खोला। एंड आँखें खोलते ही वो रेजिमेंट सुन की तरफ में देखता है एंड उसने यहाँ पे एक क्रीपी स्माइल दी, एक अजीब टाइप की स्माइल। एंड स्माइल के बाद उसने कहा कि आखिर तुमने मुझे क्या कहा। तो वहाँ पर लीडर सुन रिप्लाई करता है
कि तुम कचड़ा हो, कबाड़ हो। और अब मैं तुम लोगों को एक प्लॉट ट्विस्ट बताता हूँ। एक्चुअली में वालिन अभी तक इतना शांत इसलिए था क्योंकि कोई भी अगर फॉरेनर कल्टीवेटर इसके अंदर में आता है तो उसको कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मतलब वो कल्टीवेट कर सकता है लेकिन यहाँ पर वो अपनी फुट होल्ड, अपनी पैर को टिकाए नहीं रह सकता किसी भी जगह पर। अगर उसे यहाँ पे टिके रहना है तो कोई एक हाई पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि कमांडर। और कमांडर की पोस्ट मिल पाना कितनी ज़्यादा मुश्किल है तुम लोगों ने खुद ही देख लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बाकी के फॉरेनर कल्टीवेटर्स होते हैं जिनके बीच में आपस में डिस्प्यूट होता है, उनके ऊपर में भी ये कमांडर का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है। कि अगर समझ लो किसी और फॉरेनर के साथ में झगड़ा हो गया तो यहाँ पे ये जो 10,000 सैनिक है बस उसे छोड़ दो। भले उनकी कल्टीवेशन कम है लेकिन वो 10,000 मिलके एक कल्टीवेटर को नहीं मार पाएंगे, ऐसा तो नहीं ना है। जिस वजह से इन लोगों के ऊपर में काफ़ी अच्छा एडवांटेज होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ मिलिट्री के रूल्स होते हैं जिसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं है कि तुम डीमन एम्परर के खिलाफ चले जाओ। अगर खिलाफ जा सकते हो तब तुम जाके इन लॉस को वहाँ पे तोड़ सकते हो, वरना तब तक उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। और वालिन अच्छी तरीके से जानता था कि यहाँ पे लॉस को तोड़ने से वालिन को ही नुकसान होगा, क्योंकि डीमन जनरल कभी भी कमांडर जो कि फॉरनर है उसका हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि खुद के डीमन सोल्जर्स का ही करेंगे। जिस वजह से वालिन को यहाँ पे एकदम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और यही कारण था कि वालिन अभी तक ठंडा है। लेकिन अब ठंडा वाला मार देखो। वालिन ने जब वहाँ पे उस बात को सुना तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सडनली वो जो कल्टीवेटर उसके सामने एल्डर सुनता उसके ऊपर में कुछ हवा का प्रेशर आता है। वो हवा का प्रेशर उसे खींचता हुआ वालिन की तरफ ले जाता है। वालिन ने उसकी गर्दन को पकड़ा और हल्का सा दबाना शुरू किया। एंड ये हल्का उसके लिए बहुत भारी है। उसकी आंखें वहाँ पर बाहर आने शुरू हो गई, उसका गर्दन दुखने लगता, वो बोलने का कुछ ट्राई करता लेकिन बोल नहीं पाता। तभी यहाँ पर वालिन ने 13 से कहा कि आखिर लॉ नंबर 8 के अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 13 बताता है कि अगर कोई भी सोल्जर या फिर रेजिमेंट लीडर अपने कमांडर के खिलाफ जाए तो उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो, जान भी जा सकती है उसकी। जिसके बाद वालिन ने उसकी गर्दन को काफ़ी तेज़ी से नहीं बल्कि थोड़ी तेज़ी से दबाया और एक क्रैक का आवाज़ आता है। जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से जितने भी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी से वो वालिन के बॉडी के अंदर में ट्रांसफ़र हो गई। जिसके बाद वालिन ने जैसे ही अपने हाथों को वहाँ पर खोला तो उसकी लाश नीचे गिरती है। इस चीज़ को देखकर वो उसके साथ में जो 1000 सोल्जर्स थे उनके पट के हाथ में आ गए। वो लोग सोचते हैं कि एक ही झटके में इसने उसे मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे एंड वो लोग वालिन के ऊपर में सीधा हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वालिन ने निकाला अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड। और अभी तक एक बात बताऊं, वालिन अभी भी कल्टीवेशन वाले पोज में बैठा हुआ है, वहाँ पर उठा तक नहीं है। एंड वालिन ने जैसे इस सेलेस्टियल स्वॉर्ड का वहाँ पे एक वार किया, जो सामने की तरफ में कल्टीवेटर्स थे ना, उनकी मुंडियाँ अलग हो गई उनकी बॉडी से, उनका सर धड़ से नीचे गिर जाता है। इसके पीछे में वो जो कल्टीवेटर्स थे, तुमको क्या लगता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड के साथ में एक बोनस नहीं आता? ऑफ कोर्स मून ब्लेड वहाँ पे निकलता है, उन लोगों को निपटा देता है कुछ ही मिनट्स के अंदर में, मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर में। वहाँ पर 1000 कल्टीवेटर्स मर गए। मतलब सोच लो, खून का मौत का नंगा नाच हुआ यहाँ पर। और सच बताओ, इस सीन को देख के बहुत मज़ा आया। अगर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि हाँ भाई, हमें भी मज़ा आ गया। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो 1000 सोल्जर्स मरते हैं तो पूरे उस रेजिमेंट के अंदर में वहाँ पे हफ्ता-तरी मच गई। मतलब क्या हो गया, क्या हो गया? जिसके बाद सभी सोल्जर्स मौका ढूंढ रहे थे कि वालिन कुछ गलती करे एंड वो लोग उसके ऊपर में चढ़ जाए। तो यहाँ पे जो बचे हुए 9000 सोल्जर्स थे वो लोग सीधा वालिन को घेर लेते एंड वो लोग वहाँ पे हमला नहीं कर रहे थे बल्कि एक टाइप का फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे, जो कि था इमॉर्टल स्लेइंग फॉर्मेशन। जिसके बाद वालिन ने यहाँ पे एक और बात कही। 13 एक और रूल को पढ़ो। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो रूल नंबर क्या था, लेकिन वहाँ पे 13 ने बताया कि अगर कोई भी रेजिमेंट या फिर सोल्जर्स अपने कमांडर के खिलाफ जाते हैं या फिर अपने ही किसी बंदे के खिलाफ वो लोग इमॉर्टल स्लेइंग फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर पूरा हक है कि 30 सेकंड के अंदर में कुछ ना कुछ किया जाए। और वालिन वहाँ पे पूछता है कि समय कितना बीता है, तो यहाँ पर हु पाव बताता है 13 सेकंड्स। और ये सिचुएशन होने से पहले वहाँ पर तुम्हें क्या लग रहा है, सीमा सियान नहीं आने वाला? सीमा सियान भी यहाँ पे पहुँच चुका था, उसका फटा पड़ा है। तभी यहाँ पे हु पाव बताता है कि 13 सेकंड हो चुके हैं, 14 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड, जिसके साथ ही चैप्टर वहीं पे खत्म हो गया। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और तुम्हें पता है, अगर नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो उसके ऊपर में लाइक्स चाहिए होंगे, और तुम लोग लाइक जितने ज़्यादा करोगे, जितनी जल्दी करोगे, उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। सो मिलता है आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।